नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ्स के एमसीक्यू। मैथ्स का जो पेडागोजी वाला भाग है, मैथ्स का शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं, उसको पेडागोजी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं, उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं विभिन्न प्रकार के, उन प्रश्नों पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कोर्स लिया हुआ है एनालाइजर से, या फिर कहीं से भी आपने कोर्स लिया हुआ है जहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया गया होगा, तो आपको ये प्रश्न बनने चाहिए, यानी बना सकेंगे आप। अगर आप कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़े हैं और बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को नहीं पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी दिक्कत होने वाली है प्रश्नों को सॉल्व करने में। साथ ही साथ जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी आपको समस्या हो जाएगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो मेरी सलाह यही होगी आप लोगों को सबसे पहले कि सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं मैथ्स पेडागोजी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे, तो आप उससे उसी तरीके से जब आप पढ़ें तो आपका ध्यान ऐसे जगहों पर अटके, या फिर ऐसे जगहों पर आप ध्यान देने के लिए थोड़ा अटेंडेंट हो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स पेडागोजी की। मैथ्स पेडागोजी की शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा, पिछली बार जो हमारे यहाँ कोर्स चला सहायक शिक्षक का, उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उसमें से कुछ नाम और कुछ फोटो यहाँ पे हैं, और नाम और फोटो भी हैं। 3, 4, 5 स्लाइड में भी अगर हम उसको पूरा करना चाहें तो भर जाएंगे, यानी पूरे नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी का एक झलक मैं आपको दिखा दिया, इसलिए कि आपको ऐसा न लगे कि आप सिलेबस से बिल्कुल अलग चल रहे हैं या फिर बिल्कुल अलग मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? तो चीजें ये हैं कि यहां से सिलेक्शन होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख करके थोड़ा सा आप महत्व देंगे क्लास को। ठीक है, चलिए अब एक पहला प्रश्न देखते हैं, गणित की प्रकृति क्या है। और हाँ, आखिरी में मैं एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इस बार जो 57,000 भर्ती निकलने वाला है, उस 57,000 भर्ती में सिलेक्शन लेना ही है, तो आपको आखिरी में एक महत्वपूर्ण और बात बता के ही जाऊंगा, तो अंतिम तक आप रुक सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं पहले कि गणित की प्रकृति क्या है। पहला ऑप्शन है यह तार्किक होती है, ऑप्शन बी है ये कठिन होती है, ऑप्शन सी है यह सजावटी होती है, ऑप्शन डी है यह औसत छात्रों के लिए नहीं होती। यानी औसत छात्र मतलब ऐसे छात्र जो एवरेज हैं, ऐसे छात्र जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है, उनके लिए गणित नहीं बना है, ऐसा कहना चाहता है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको पूर्ण रूप से ये जानकारी होनी चाहिए कि गणित की प्रकृति में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी गणित का नेचर क्या है। अगर वो नेचर आपको पता है, गणित का, मैथ्स का नेचर क्या है, तो आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप जब तक उसके नेचर को नहीं पढ़े, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप अगर कंप्लीट सिलेबस, डीप नॉलेज नहीं लिया है, आपने कंसेप्ट नहीं बनाया, आपने अवधारणा को नहीं समझा कि गणित आखिर कहना क्या चाहते हैं, मैथ्स का पेडागोजी कहना क्या चाहता है, तो आपको प्रश्न बनाने में समस्या हो जाएगी। वैसे आप अपना उत्तर कमेंट कर दीजिए। गणित की प्रकृति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित तार्किक होती है, ये कठिन नहीं होती। कठिन होना का मतलब क्या है, कठिन नहीं होती कहने का मतलब, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, तो गणित को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो गणित सभी के लिए बना होता है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। गणित एक सीखने की व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप कह नहीं सकते कि गणित कठिन है या गणित सजावटी है या गणित औसत छात्रों के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, गणित तार्किक होती है। चलिए कुछ प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं कि गणित की प्रकृति एक्चुअल में क्या क्या है। तो पहला देखते हैं, गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, यानी इसमें कुछ संख्याएं होंगी, कोई स्थान होगा, जैसे इकाई स्थान, दहाई स्थान है तो आपने पढ़ा है, संख्या तो आप जानते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है। दूसरा, गणित मापतौल, मापन, मात्रा, परिमाप, दिशा का विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब आपको ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं, गणित ये है, गणित वो है, गणित ऐसा है, गणित ऐसा है, अब ये चीजें आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ में ना आ रही हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं
कि समझ में नहीं आ रहा, पूरा वीडियो देखिए, समझ में नहीं आ रहा तो फिर से जाइएगा एनालाइजर का आपने जो कोर्स लिया है उस कोर्स में देखिएगा, जो गणित की प्रकृति के बारे में बताया हूं उसमें हर एक चीज, जैसे गणित स्थान एवं संख्याओं का विज्ञान है, इसका मतलब क्या है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, इसका मतलब क्या है, उसी तरीके से गणित दिशा मापतौल का विज्ञान है, इसका मतलब क्या है, सब सारे पॉइंट को मैं डील किया हूं। यहां पे मैं आपको बताने का मतलब यह है कि जो लोग कोर्स लिए हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी कंप्लीट पढ़ रहे हैं, उनका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है, इसमें मात्रात्मक तथ्यों एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यह तार्किक होती है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा और ऑप्शन नंबर 8 है, गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क कराने की आदत स्थापित होती है, यानी मस्तिष्क आपका प्रैक्टिस करता है तर्क रीजनिंग लगाने में। तो कुल मिला के देखिए इस 8 पॉइंट से कहीं से भी बातें उठा के पूछ ली जा सकती थी। अभी 8 पॉइंट का मीनिंग क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप क्लास में जाकर के, अभी उतना लंबा क्लास मैं नहीं लूंगा इसका, ठीक है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते। दूसरा प्रश्न करते हैं, दूसरा प्रश्न कहता है कि गणित अमूर्त तत्वों से बनी एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है, यह कथन किसका है। मैं जब क्लास लेता हूं या फिर मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि जब भी आप क्लास पढ़ते हैं, जब भी कोई कोर्स पढ़ते हैं या फिर जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब विषय पढ़ते हैं, तो आप एक चीज जरूर ध्यान दे दीजिएगा। क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो छोटी परिभाषा होती है वो छोटी छोटी परिभाषा आपसे प्रश्न के रूप में उपस्थित हो सकती है। और इसका प्रमाण ये है कि शिक्षा विभाग में ही एक पेपर होता है एबीईओ का, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, और एबीईओ में 2013 में जो एग्जाम हुआ, 2013 में परिभाषाओं से ही संबंधित लगभग 15 से 18 प्रश्न पूछे गए, यानी छोटे छोटे परिभाषाओं को उठा करके पूछ लिया गया कि ये प्रश्न ये किसका परिभाषा है। तो छोटी परिभाषाएं खासकर आपको याद रखनी है। गणित अमूर्त तत्वों से बनी एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल एच स्टोन का एक कथन है। कुछ कथन देख लेते हैं। मार्शल एच स्टोन ने कहा गणित अमूर्त तत्वों से बनी एक अमूर्त प्रणाली का अध्ययन है। उसी प्रकार से बर्टेन रसेल ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। उसी प्रकार से लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता स्थापित होती है। और रास ने कहा गणित विज्ञान की रानी है। गिब्स ने कहा कि गणित एक भाषा है। तो जो छोटी परिभाषा है, अब इसमें से मैं कहूं कि इन परिभाषाओं को मैं बात करूं कि इसमें से कौन कौन सी परिभाषा पूछी जा सकती है, तो छोटी परिभाषा कौन सा है, मार्शल एच स्टोन का एक परिभाषा यहां से पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, इतना ही छोटा परिभाषा लॉक का है, सॉरी गैलीलियो का है, तो यह भी पूछा जा सकता है। तीसरा लॉक का लंबा परिभाषा है तो संभवतः ना पूछा जाए। रॉस का परिभाषा जो है यह पूछा जा सकता है। गिब्स का परिभाषा पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर अगर वो बच्चे रहते हैं ना स्कूल में, जब एग्जाम होने वाला रहता है, तो एग्जाम होने वाले रहते हैं तो बच्चे जाते हैं टीचर के पास, टीचर से पूछते हैं कि सर बताइए आपने जो गणित पढ़ाया या फिर इंग्लिश पढ़ाया इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर को मैं पढ़ लूं या महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लूं जो कि मेरा फंस जाए। तो टीचर के पास जाते हैं, टीचर बता देता है कि बेटा ये पढ़ लो। कुछ कुल मिला के 12 पॉइंट टीचर बताता है, लेकिन बच्चे होते हैं दुष्ट, वो पढ़ते फिर भी नहीं। 15 दिन बचा रहेगा तो फिर से जाएंगे, सर भी तो 12 पॉइंट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है, इस 12 पॉइंट में से भी महत्वपूर्ण बता दो। तो बता देते हैं कि ये 6 पॉइंट पढ़ लो। अब वो बच्चे 6 पॉइंट पढ़ के चले जाते हैं। इस प्रकार से एक बच्चा था जो कि पढ़ने गया, स्कूल में जा रहा था, तो उस टीचर के पास गया कि सर मेरे को निबंध लिखना है, मतलब निबंध आएगा तो बताइए कौन कौन सा निबंध मैं याद कर लूं। तो टीचर ने बहुत सारे निबंध 3-4 पॉइंट बताया, तो वो बोला कि ठीक है सर। याद किया 3-4 पॉइंट, मतलब याद करने के लिए गया, वो आलसी बालक था तो याद नहीं कर पाया। फिर आया थोड़ा दिन एग्जाम का बचा, सर मेरे को बस दो ही निबंध बता दो, 2 ही निबंध में याद कर लूं और फंस जाए। तो
तो टीचर ने कहा कि अब 2 निबंध बताना है, तो बोला कि ठीक है, एक गाय पर याद कर लो, एक रेडियो पर याद कर लो, 2 याद कर लो। लेकिन बच्चा और आलसी, बहुत आलसी, तो बोला कि सर, चला गया। फिर 10 दिन बाद आया, बोला कि सर अब एग्जाम को ज्यादा समय तो बचा नहीं है, 10-12 दिन ही बचा है, बस 2 परिभाषाओं में से आप एक परिभाषा याद कर बता दीजिए। टीचर सोचा यार क्या करूं, कैसे करूं, टीचर भी कितना बता पाएगा, गेस करके बता दिया। बोला कि तुम एक काम करो, रेडियो पर परिभाषा याद कर लो। बच्चा रेडियो पर परिभाषा याद कर लेता है, और जब एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां रेडियो पर कोई परिभाषा नहीं आया, वहां पर आया है किस पर, उस रेडियो पर निबंध याद कर लेता है, लेकिन एग्जाम हॉल में पहुंचता है तो देखता है रेडियो पर तो कोई निबंध आया ही नहीं, आया है गाय पर। अब बच्चा बहुत परेशान, लेकिन बच्चा तार्किक बुद्धि का था। बच्चे ने लिखना शुरू किया कि मैं एक दिन चौपाल में बैठकर रेडियो सुन रहा था, बहुत मधुर मधुर आवाजें विविध भारती वो सुनाई जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी वहां एक गाय आई और गाय ने रेडियो को ढूंस के गिरा दिया। अब गाय के 4 सिर 5 पैर ऐसे करके बच्चे ने पूरा लिख दिया। आया किस पर, प्रश्न आया, क्वेश्चन आया गाय पर, उसने शुरू किया कहा रेडियो से। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको सारी परिभाषाएं याद करनी चाहिए, लेकिन अगर इन परिभाषाओं में से भी महत्वपूर्ण परिभाषा आप अगर कहेंगे तो ये 4 परिभाषाएं गणित के विषय में आपको याद करनी जरूरी है। मार्शल एच स्टोन के अनुसार, गैलीलियो के अनुसार और रास के अनुसार, गिब्स के अनुसार, क्योंकि ये छोटी परिभाषाएं हैं और एग्जामिनर को देखा गया है कि अक्सर वो छोटी परिभाषाओं को पूछ ही लेता है। अगला एक प्रश्न देखते हैं, पूछता है, देखिए एक छोटा सा परिभाषा फिर से पूछ लिया, पूछता है कि गणित विज्ञान की रानी है यह कथन किसने कहा था? बर्टन रसेल ने, मार्शल एच स्टोन ने, गैलीलियो ने या रास ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रास ने कहा था ये बात, अभी हमने पढ़ा भी। क्लियर है? चलिए, ये रास ने गणित विज्ञान की रानी, वहीं गिब्स ने क्या कहा? गणित एक भाषा है। क्लियर है? चलिए, ये नाम जो है रास, ग्लिब, लॉक, साइकिल, एक्सेल, ये सब क्या है? ये विचारक हैं, ये मतलब पुराने जो वैज्ञानिक हैं गणित के। क्लियर है? चलिए आगे अब प्रश्न और देखते हैं। शुरुआती स्कूल में गणित सीखा जाता है, किस प्रकार से सीखा जाएगा शुरुआती स्कूल में? अब मान लेते हैं आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक स्कूल के बच्चे को, तो उसको आपको गणित सिखाना है, तो पूछता है कि शुरुआती स्कूली गणित कैसे सीखा जाता है? शुरू में कहां पे पढ़ेगा बच्चा? इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा। प्राइमरी स्कूल में आप मास्टर हैं, टीचर हैं, तो आप गणित कैसे सिखाएंगे? ऑप्शन ए है ठोस निरूपण द्वारा, ऑप्शन बी है सांकेतिक निरूपण द्वारा, ऑप्शन सी है चित्रात्मक निरूपण द्वारा, और ऑप्शन डी है मानसिक निरूपण द्वारा। तो सबसे पहले अगर आपको बच्चे को किसी चीज से कनेक्ट करना है, गणित से ही कनेक्ट करना है, तो उसके सामने गणित तो दिखना ही चाहिए। सबसे पहले आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? सबसे पहले आप क्या सिखाएंगे? गिनती सिखाएंगे। अब आप किसी बच्चे को बोल दिए बेटा 4 और धन 5 कितना होता है, बच्चा तो कैसे बता पाएगा शुरुआत में ही? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बच्चे को दे देंगे 4 आम, ले बेटा 4 आम बना दिया। फिर कहेंगे 5 आम मेरे पास है, 5 आम मैं तुमको दे देता हूं, अब जोड़ के बता 4 और 5 आम कितना हुआ? तो बच्चा क्या करेगा? गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करके वो 9 गिन करके आपको बता देगा। लेकिन यहां पे एक चीज आपने देखा कि आपको उस बच्चे को गणित सिखाने के लिए आम देना पड़ा। आम दे सकते हैं, चौक दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन गणित सिखाने के लिए आपको कुछ चीजें, कोई ऐसा चीज देना पड़ा जो कि ठोस हो, जो दिखाई दे, अमूर्त नहीं मूर्त हो, वैसी चीज आपको देना पड़ा। तो वैसा चीज क्या है? आम आपने दिया। तो गणित को शुरुआती समय में कैसे सिखाएंगे आप? ठोस निरूपण द्वारा। जब बच्चा थोड़ा सा सीख जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? अब आम आपको देने की जरूरत नहीं है, केवल आप आम बोल देंगे या फिर आम लिख देंगे तो समझ जाएगा, वो कनेक्ट कर लेगा। हाँ, शुरू में मेरे को 9 आम मिला था, उसी से अपने आप को कनेक्ट करेगा फट से, और उसको लगेगा कि हाँ मैं जोड़ करके 4 आम 5 आम जोड़ करके 9 आम। उसी में एक चीज है चित्रात्मक निरूपण। चित्रात्मक निरूपण में क्या होगा?
आम का आप आम देंगे नहीं, आम का संकेत भी नहीं करेंगे, केवल और केवल आप आम उसको दिखा, मतलब आम का फोटो दिखा देंगे। ठीक, चलिए शुरुआती स्कूल में गणित इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सभी ज्ञान की तरह गणित का भी प्रारंभिक ज्ञान हमारे ठोस अनुभवों निरूपण से विकसित होता है। बच्चों में गणितीय अवधारणाएं विकसित करने की यह महत्वपूर्ण प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन मतलब करके दिखाना। इसमें किसी ठोस वस्तु, जिसको मूर्त वस्तु कहा गया, से अमूर्त रचना की जाती है। मूर्त वस्तु से अमूर्त रचना मतलब, मूर्त मतलब है क्या? मूर्त मतलब जिसको बच्चे अनुभव कर सकें, जिसको बच्चे देख सकें, जिसको बच्चे छू सकें, उसको आप क्या कहेंगे? मूर्त वस्तु, या फिर उसको आप मूर्त कहेंगे। अब जैसे कोई विचार है, उस विचार को बच्चे न तो देख पा रहे हैं, न तो उस विचार को अनुभव कर पा रहे हैं, तो क्या है? वो अमूर्त है। तो मैथ्स में भी जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखते हैं, जब आप यहां पे पहुंचते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसी अवधारणा हुई? ये एक तरीके की अमूर्त अवधारणा हुई। इसको बच्चे देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। आप जोड़ घटाव गुणा भाग जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आपको याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप इसको अपने दैनिक जीवन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, अपने अनुभव से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जब आप इसको अपने दैनिक जीवन से, अपने अनुभव से कनेक्ट कर लेंगे, तो ये भी चीजें आपको याद रह जाएंगी। क्लियर है? चलिए, तो वही मूर्त और अमूर्त है। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, जिससे बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो शुरुआत में बच्चे किस चीज को कनेक्ट, किससे कनेक्ट कर सकेंगे? जो विचार कुछ चल रहा है उस विचार से कनेक्ट। शुरू में तो बच्चे जानते भी नहीं सपना कैसे देखते। आज मैं सपना देखूंगा, सोऊंगे, विचार करके सोते हैं, आज मेरे को रात को सपना देखना है। बड़े लोग जब छोटे बच्चों को बताते हैं सपना क्या है, एक तरीके का विचार है, तो सपना क्या है ये भी उनको पता नहीं, एक तरीके का वो विचार है। तो सपना देखने के लिए भी उनको सोचना पड़ता है कि आज सपना देखूंगा, पता नहीं सपना कैसा होता है, कैसी होती है लड़की ये सपना। क्लियर है? चलिए, अमूर्त से तात्पर्य जो मूर्त या ठोस रूप में अनुभव न किया जा सके, जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, जैसे गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू, जिनकी आकृति गोल होती है, इसमें त्रिविम आकार, गोलाई या गोल की संकल्पना अर्थात वृत्त की अवधारणा विकसित होती है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले या वृत्त की अवधारणा को विकसित करते हैं। यह शिक्षण शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विधि है। कौन सा? ठोस निरूपण विधि, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। क्लियर है? चलिए, प्रश्न और देखते हैं। नीचे दी गई अवधारणा का अमूर्तीकरण ठोस उदाहरणों से कर सकते हैं। यानी ऐसा कौन सा अवधारणा है या ऐसा कौन सा इसमें कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट को आप ठोस में यानी मूर्त रूप में भी समझा सकते हैं और अमूर्त रूप में भी समझा सकते हैं। यानी कहना यह चाहता है, जो ऐसा कौन सा अवधारणा है जिसको आप मूर्त में समझाएं और धीरे से आप उसको अमूर्त में ले जाएं। यानी मूर्त में समझाने का मतलब उसको अनुभव कराएं, उसको दिखाएं, उसको बताएं। उसके बाद अमूर्त में ले जाने का मतलब क्या है? अमूर्त में ले जाने का मतलब यह है कि फिर उसको आप उसके विचार में ही उस अवधारणा को डाल दें। जैसे मान लेते हैं रोटी है ऐसा, या फिर कुछ और देखते हैं, क्या देखें जो आपको समझ में आ जाए। जैसे एक सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, हाँ गैस का सिलेंडर ऐसा है, मान लेते हैं गैस का सिलेंडर, ठीक ऐसा। अब इसके अंदर कितना सामान भरा जा सकता है, इसके आयतन की बात आप कर रहे हैं, या इसमें कितना चादर लगा है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसको सिलेंडर दिखाएंगे और इस सिलेंडर से वो समझ पाएगा कि सिलेंडर किस टाइप का होता है। गोला, उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर ही बोलिए, अभी तो मैं समझ नहीं पा, हिंदी याद नहीं आ रहा। सिलेंडर किस प्रकार का होता है। जब एक बार सिलेंडर किस प्रकार का होता है वो देख लिया, समझ लिया, जान गया, तब क्या करेगा? फिर वो क्या करेगा? फिर उसको अमूर्त रूप से जब आप सिलेंडर बोलेंगे तो उसके सामने पता चल जाएगा कि इस तरीके का कोई डिजाइन होगा। उसी चीज को पूछा गया है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे संकल्पना है, ऐसा कौन सा अवधारणा है जिसको आप पहले मूर्त में समझा सकते हैं फिर अमूर्त में ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बिंदु, ऑप्शन बी है रेखा, ऑप्शन सी है किरण, ऑप्शन डी है गोलाई।
तो क्या बिंदु को समझाने के लिए आपके पास कोई मूर्त अवधारणा है? कहीं पे आपने बच्चे को कैसे भी आप समझाएंगे तो बिंदु को दिखा सकते हैं, बिंदु उसको अनुभव करा सकते हैं? नहीं, बिंदु आप केवल उसको एक अमूर्त अवधारणा है, मतलब वो केवल सोच सकता है कि बिंदु होता है, लेकिन बिंदु देख नहीं सकता। ऐसा तो देख ही सकता है, ऐसा आप बोलेंगे कि ऐसा देख लिया तो ऐसा तो हर चीज देख सकता है, लेकिन बिंदु जैसा कोई चीज आपको दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। रेखा जैसा कोई चीज दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। किरण जैसा कोई चीज दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। लेकिन गोलाई जैसा कोई चीज तो दिखा सकते हैं। हाँ, फुटबॉल दिखा दिए, आप गेंद दिखा दिए, आप वॉलीबॉल दिखा दिए, कुछ भी चीजें आप दिखा सकते हैं कि ये गोल है। तो इस गोलाई को आप उसको मूर्त में भी अनुभव करा सकते हैं और उसको फिर ट्रांसफर कर सकते हैं अमूर्त की ओर। क्लियर है? चलिए, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमूर्त से तात्पर्य जो मूर्त या ठोस रूप में अनुभव न किया जा सके, जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, जैसे गेंद, संतरा, तरबूज, लड्डू, जिनकी आकृति गोल है, जिसमें त्रिविम आकार, गोलाई या गोल की संकल्पना अर्थात वृत्त की अवधारणा विकसित होती है। वृत्त कैसा अवधारणा है? वृत्त एक तरीके का अमूर्त अवधारणा है। गोलाई के मूलभूत गुण के आधार पर हम गोले या वृत्त की अवधारणा विकसित करते हैं। यह शिक्षण शास्त्र की एक महत्वपूर्ण विधि है। सभी ज्ञान की तरह गणित भी प्रारंभिक ज्ञान हमारे ठोस अनुभव निरूपण से विकसित होता है। बच्चों में गणितीय अवधारणा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रदर्शन विधि है। चलिए आगे देखें। प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निर्धारित या निश्चित ही किस श्रेणी को सम्मिलित करना चाहिए? प्राइमरी गणित के लिए किसी भी पाठ्यक्रम को निश्चित करने के लिए किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए? यानी प्राइमरी स्कूल में जब कोई पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं तो उस पाठ्यक्रम को कैसा बनाना चाहिए आपको? बच्चे कैसा सीखें? मूर्त से अमूर्त की ओर सीखें, अमूर्त से मूर्त की ओर, खुला से अंत की ओर, या प्रबोधन फीडबैक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले बच्चे मूर्त सीखेंगे, देख के सीखेंगे, और फिर उसको ले जाना कहां है? अमूर्त की ओर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न और देखते हैं। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। यानी अमूर्त गणित जो आप पढ़ते हैं उसका प्रथम चरण कहां से प्रारंभ हो जाता है? अमूर्त मतलब जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, जिस चीज को आप अनुभव नहीं कर सकते लेकिन आप उसको पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बिंदु बताया, मैंने रेखा बताया, मैंने किरण बताया, उसी तरीके से मैं वृत्त बता सकता हूं। तो कहां से शुरू होता है ये अमूर्त गणित? बच्चे कहां से पढ़ना शुरू करते हैं? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्चतर माध्यमिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर से। जब आप बच्चे को रोटी के बारे में बताते हैं या रोटी दिखाते हैं, वहीं से वृत्त की संकल्पना विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो रोटी क्या है? अमूर्त कंसेप्ट है, सॉरी मूर्त कंसेप्ट है, जबकि वृत्त क्या है? अमूर्त कंसेप्ट है, अमूर्त अवधारणा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न एक और देखते हैं। मूर्त से अमूर्त तक की प्रक्रिया खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? समस्या समाधान विधि से। यानी एक मूर्त से अमूर्त तक आप ले जाते हैं तो आप किसी समस्या का समाधान करते हैं। समस्या का समाधान करते हैं। क्या आप मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं तो किसी समस्या का समाधान करते हैं? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये मूर्त से अमूर्त तक ले जाना समस्या समाधान की विधि है। यानी समस्या समाधान विधि के अंतर्गत आप मूर्त से अमूर्त तक ले जाते हैं, ऐसा नहीं। प्रदर्शन विधि के अंतर्गत समस्या समाधान विधि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना। दूसरा देखिए प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि मतलब करके दिखाना। तीसरा है खेल विधि, ऑप्शन सी, और चौथा है ऑप्शन डी शैक्षणिक विधि। तो सही उत्तर क्या होगा? मूर्त से अमूर्त तक ले जाना। आपके हिसाब से अगर मैं इसमें से देखूं कि इसमें से कौन सा उत्तर मूर्त से अमूर्त तक ले जाने की प्रक्रिया जो है एक कौन सा उत्तर होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक विधि। आपसे जब एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछता है तो आपको उसमें साफ साफ इंडिकेशन दिया होता है कि आपको सही उत्तर का चयन करना है
या फिर आपको लगभग सही उत्तर का चयन करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको सही उत्तर मिल रहा है तो उसका चयन करिए, नहीं तो लगभग सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें से सही उत्तर या फिर लगभग सही उत्तर कहूं तो शैक्षणिक विधि है, लेकिन शैक्षणिक विधि के अंदर ही एक विधि आता है जिसको बोला जाता है प्रदर्शन विधि। शैक्षणिक विधि तो आप अगर इसमें ऑप्शन में प्रदर्शन विधि नहीं होता तो आप शैक्षणिक विधि ऑप्शन डी मारते, आपको उत्तर सही मिलता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन शैक्षणिक विधि के अंदर एक विधि है प्रदर्शन विधि, शैक्षणिक विधि के अंदर ही समस्या समाधान विधि है, शैक्षणिक विधि के अंदर ही खेल विधि है। तो शैक्षणिक विधि को अगर आप मारेंगे, इसमें अगर प्रदर्शन विधि नहीं है तो बिल्कुल नो डाउट सही उत्तर होगा। लेकिन अगर प्रदर्शन विधि है तो आपको क्या करना है, सही उत्तर मारना है, लगभग सही उत्तर नहीं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि का मतलब क्या है, प्रदर्शन विधि का मतलब यह है कि करके दिखाना, बच्चे को करके दिखाना। और आम वाले कंसेप्ट में मूर्त से अमूर्त में अगर आम वाला बात करूं, अभी मैंने जो बताया था, तो आम वाले बात में अगर देखें तो क्या कर रहे हैं, पहले बच्चे को आम दिया जा रहा है, बच्चे को करके दिखाया जा रहा है कि बेटा ऐसे जोड़ना है, फिर बच्चा भी उसमें शामिल होता है, करके देखता है प्रैक्टिकली कि ऐसे ही करना है। क्लियर है? चलिए, प्रदर्शन का अर्थ है दिखाना। व्याख्यान विधि में शिक्षक केवल बात करता है, लेकिन प्रदर्शन विधि में वह कुछ घटनाओं, अवधारणाओं या सिद्धांतों को दिखाता है या चित्रित करता है। प्रदर्शन छात्रों के लिए मूर्त अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार यह अमूर्त विचारों के छात्रों को समझने में मदद करता है। प्रदर्शन विधि करके सीखना और मूर्त से अमूर्त तक सीखने के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन का अर्थ सिखाना है, प्रदर्शन का अर्थ दिखाना है। यह सामग्री का उपयोग करने के जीवंत प्रदर्शन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति को जोड़ती है। यह महत्वपूर्ण तथ्यों, विचारों तथा प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। कुछ डेमो वास्तविक स्थिति को देखकर व्यवहारिक अनुभव देते हैं। उपरोक्त से यह कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त द्वारा अधिगम करके सीखना प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। बच्चों में गणितीय विचार मुख्यतः किन अवधारणाओं द्वारा विकसित होते हैं? आप लोग अपना उत्तर कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, जो भी आप लोग देख रहे होंगे तो उत्तर कमेंट करते जाइएगा। मैं वहां पे फोकस नहीं कर रहा हूं कि आपको उत्तर कमेंट करें या ना करें, आप करेंगे तो बाद में मैं देखता हूं कि बच्चे कितना सीखे हैं, वो मेरे को अच्छा लगता है। बच्चों में गणितीय विचार मुख्यतः किन अवधारणाओं द्वारा विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है सोपान क्रमिक संरचनाओं से। सोपान क्रमिक संरचना मतलब पहले किसी बच्चे को जोड़ सिखाओ, फिर घटाओ सिखाओ, फिर गुणा सिखाओ, फिर भाग सिखाओ। इस तरीके से एक क्रम में सिखाते रहो। दूसरा, विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने से। विशिष्ट से व्यापक की ओर बढ़ने से मतलब आपको मान लेते हैं कोई ऐसा एक चीज दे दिया गया, समकोण त्रिभुज दे दिया गया, ये है आपका 4 मीटर, ये है 5 मीटर और ये जो भी होगा। अब आपको बता दिया गया कि जो भी है ये समकोण त्रिभुज जो है ये पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध होता है। विशिष्ट एक बात बता दी गई कि पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका लंबाई निकाल सकते हैं, कर्ण का। अब आप कोई दूसरा त्रिभुज का उदाहरण ले सकते हैं जिसकी लंबाई इस तरीके से हो, ये 5 हो और ये 4 हो। अब इसको निकालना है, या फिर ये 10 हो और ये 12 हो, अब इसका आपको निकालना है। तो पहले आपने क्या देखा, विशिष्ट चीज देखी, यानी एक ही चीज देखा, अब उसको हर जगह अप्लाई करेंगे तो ये चीज क्या होगा, विशिष्ट से व्यापक की ओर होना। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ने की प्रक्रिया। पहले आपको ठोस अनुभव दिया जाता है, फिर आपको विचारों में उलझाया जाता है, विचार में प्रश्न सॉल्व होते हैं, एक्स वाई जेड ऐसा चलता है। तो ये भी बात है। तो गणित में तो हम देखते हैं गणितीय विचार जो है बच्चों के अंदर सोपान क्रमिक संरचना से भी विकसित होते हैं, यानी जोड़ घटा गुणा भाग धीरे धीरे सीखा। विशिष्ट से व्यापक की ओर भी सीखता है, अमूर्त से मूर्त की ओर भी सीखता है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रश्न पूछा था सीजीटेट 2019 में, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना कैसी संकल्पना है? क्या मूर्त संकल्पना है, अमूर्त संकल्पना है, ए और बी दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सबसे पहली बात, मैं ये पन्ना लेता हूं, ये पन्ना लिया, ठीक, ये पन्ना लेकर के मैं ऐसे पन्ने को फाड़ दिया, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ फाड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा मोड़ दिया, ठीक, इतना ही पन्ना था। एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज है ना, ये भी त्रिभुज है, जिसमें 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज बन गया। अब ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई बच्चा इसको बना सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है, और जो बच्चा जिसको देख सकता है, बना सकता है, अनुभव कर सकता है, वो कैसी अवधारणा होगी? मूर्त अवधारणा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, क्या ये अमूर्त अवधारणा भी है? तो हाँ, अभी तो आपने ये बना के दिखा दिया, अब इसको मैं छोड़ दिया। अब बच्चे को बोल दिया गया कि एक त्रिभुज की लंबाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, कर्ण इतना है, अब उसका क्षेत्रफल निकालो, विकर्ण इतना है, अब उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कैसा उदाहरण हो गया? अब वो चीजें किसमें चल रही? केवल विचार विचार में चल रहा है। अब उसके सामने इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो बनाएगा तो ऐसे करके बना सकता है बनाने के लिए, लेकिन इसके बिना भी, ऐसे बनाए बिना भी, वो केवल और केवल क्या करेगा? सूत्र लगाएगा, और सूत्र लगा करके उत्तर ले आएगा, आंसर ले आएगा। तो जब वो सूत्र लगा करके आंसर ला रहा है तो कैसी अवधारणा हुई? अमूर्त अवधारणा हुई। अमूर्त अवधारणा तो मैंने आपको दिखा दिया, मूर्त भी दिखा दिया और अमूर्त भी हो गया। क्लियर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। अब ऐसे प्रश्न में आप लोग फंस जाएंगे, ऐसे प्रश्न में आप हमेशा फंस जाएंगे, हमेशा हमेशा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप जो है, इसका उत्तर पहले देख लेते हैं, ठीक है? सी सही है। आप जो है केवल पढ़ने, रिवीजन और पूरा पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, 3 13 इस सब में फोकस मत करो। आप अभी भी समय है, देखो 57,000 भर्ती अगर आती है तो 57,000 भर्ती में समय तो थोड़ा बहुत लगेगा, मे भी अप्रैल मई में ही उसका एग्जाम हो पाए। लेकिन अगर आप अप्रैल मई तक भी आपके पास समय है, और गणित से, पेडागोजी से, सेक्शन से, देखिए पिछले साल पेडागोजी सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछा गया, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उसके पिछले साल जो हुआ 2019 में जो एग्जाम हुआ, मैं अभी 2019 का एग्जाम का बात करूं तो 2019 के एग्जाम में सहायक शिक्षक में आप देखेंगे 14 प्रश्न मैथ्स पेडागोजी से और 16 प्रश्न नॉर्मल मैथ्स से आए। अब आप ये नहीं कर सकते कि सिलेबस का कौन सा भाग कब पूछा जाएगा, कौन सा भाग नहीं पूछा जाएगा। अब 2022-2023 वाले एग्जाम में आप देखें तो कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया पेडागोजी से, कोई प्रश्न नहीं, मतलब 7-8 प्रश्न ही पेडागोजी से पूछे गए, बाकी प्रश्न जो थे वो नॉर्मल मैथ से पूछे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पिछली बार पेडागोजी से कम प्रश्न आए मैथ्स पेडागोजी से, तो इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि 2019 में पूछ सका है, पूछ लिया है। अब यह भी हो सकता है कि इस बार जो एग्जाम हुए 57,000 भर्ती में, तो इस 57,000 भर्ती में आपका मैथ्स पेडागोजी से ऐसा हो कि 20 प्रश्न मैथ्स पेडागोजी से दे दे और 10 प्रश्न नॉर्मल मैथ से दे दे। आप कुछ कर नहीं सकते, एग्जामिनर के पास सिलेबस है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसे प्रश्न में तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना है किस पर? अवधारणा पर। अवधारणा यानी कंसेप्ट पर फोकस करना है। और जिन बच्चों ने एनालाइजर में कोर्स लिया है उनको मैं फिर से मैं कहूंगा एक बार कि सिलेक्शन के लिए बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। जो मैंने कोर्स पढ़ाया है, जो टीम ने पढ़ाया है, जो कंटेंट बना है, वो बहुत सॉलिड कंटेंट, बहुत सॉलिड कंटेंट। तो प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, लेकिन वहीं से ये बात, जो मूर्त और अमूर्त वाला ये जो प्रश्न है त्रिभुज का, अगर वहीं से पूछ लिया गया और आप फिर भी नहीं पढ़े हैं, तो आप तो एक क्या कर रहे हैं? बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि प्रश्न वहीं से आएगा, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? बेवकूफी वाला काम। तो फोकस होकर के पढ़िए आप।
कंसेप्ट को अभी अगर मई में एग्जाम होगा तो भी आपके पास समय है, पूरा कंसेप्ट आप चाट सकते हैं, घोल के पी सकते हैं। क्लियर है? तो कंसेप्ट पर फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स चाहे कोई भी विषय हो, एक बार आप कंसेप्ट, उसके क्रक्स को, उसके मलाई को समझ गए, उसके क्रीम को समझ गए, तो सब चीजें बन जाएगी। क्लियर होगा? चलिए अब यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। हाँ, खत्म हो गया, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और जाने से पहले एक चीज और बता दूं कि एनालाइजर ऐप में जो भी कोर्स चल रहा है, चाहे वो शिक्षक का हो, सहायक शिक्षक, एबीओ, बहुत सारे एडीओ, हॉस्टल वाले, सारे जो कोर्स चल रहे हैं उसमें 9 वर्ष का विशेष ऑफर है, यानी विशेष डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट का आप लाभ ले सकते हैं अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो। और कोर्स ज्वाइन नहीं करना हो तो आप इसमें YouTube को सब्सक्राइब करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। इस कोर्स को अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफर में, तो 2 हमारे व्हाट्सएप नंबर है, एक तो 96 17 41 36 76 वाला, और दूसरा 94 064 21 014। इस नंबर पे आप मैसेज करके फीस की जानकारी ले सकते हैं, और आपको पसंद हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ऑफर है, इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। क्लियर होगा? चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। कंसेप्ट फोकस करें। धन्यवाद।